तो चलिए करते हैं आज की क्लास में शुरू मैट्रिसेस। ठीक है। तो मैट्रिसेस में हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है वेक्टर स्पेसेस कि वेक्टर स्पेसेस क्या होते हैं, है ना। देखो बेटा, ये चीज़ें समझने के लिए आपको बेसिक थोड़ी बहुत नॉलेज पता होनी चाहिए भाई। 1D 2D 3D ये क्या होते हैं। ठीक है। दूसरा देखो, यहाँ पर अभी अपन ये मैट्रिक्स वाला कोई खास यूज़ करने वाले नहीं है वेक्टर स्पेसेस के अंदर। ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं एक बार इस टॉपिक को थोड़ा बहुत। तो देखिए वेक्टर स्पेसेस क्या होते हैं। वेक्टर स्पेसेस को ना बेटा ऐसे लिखा जाता है वी ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है, ऑफ फील्ड एफ। तो देखो यहाँ पर वी क्या होता है, एक सेट होता है ना। एक सेट होता है जिसके एलिमेंट्स को वेक्टर कहा जाता है, और ये ना कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करता है, यानी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनको सेटिस्फाई करता है, तभी इसको वेक्टर स्पेस बोला जाता है। ठीक है। और एफ कोई फील्ड है। ठीक है। एफ को क्या बोला जाता है, एक फील्ड बोला जाता है। प्लेस फ्रॉम वेयर एलिमेंट्स आर सिलेक्टेड, यानी देखो वी एफ में जब भी हम कोई एलिमेंट पुट करेंगे या कोई एलिमेंट उठाएंगे जिसकी वैल्यू निकालेंगे, तो वो सारा का सारा एफ से आता है, फील्ड से आता है। और एफ के एलिमेंट्स को स्केलर बोला जाता है। ठीक है। एफ के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, स्केलर। और एफ फील्ड ऐसे समझ लो कि टेम्परेचर किसी सरफेस का हो गया तो वो फील्ड की तरह यूज हो सकता है। और थोड़ा अगर आप न्यूमेरिकल और इजी कंसेप्ट की ओर जाओ, तो यहाँ पे वी को तो देखो वेक्टर स्पेस, और वी एफ में क्या होता है, वी तो होता है स्पेस, जैसे 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन। ओके। और एफ फील्ड होता है जिसके एलिमेंट्स मान लो कि भाई रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर है। मान लो ये एक फंक्शन है जिसका ये इनपुट है। ठीक है। एक तरीके से तो देखो ये सारी प्रॉपर्टीज अगर वी एफ क्या करेगा भाई, सेटिस्फाई करेगा, तभी वो क्या कहलाएगा, एक वेक्टर स्पेस कहलाएगा। जो आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत इतनी खास है नहीं। आपको क्या करना है कि ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल नॉलेज लेनी है इसकी। ठीक है। इसमें से जो याद करने का पॉइंट होगा वो बता दूंगा, एक एक बार इनको पढ़ लेना। ठीक है। थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि ये होना, ये होगा तभी वो वेक्टर स्पेस होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं कि वेक्टर स्पेस होगा कि नहीं होगा। आपसे सीधा लीनियर स्पैन के कोई क्वेश्चन आएंगे कि भाई वो लीनियर स्पैन में है या नहीं है। ठीक है। या फिर जैसे भाई कि लीनियर इंडिपेंडेंट है या लीनियर डिपेंडेंट है, या सीधे की हेडिंग से क्वेश्चन जो बनते हैं ना कि भाई ये सब स्पेस है या नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस मिलने आएंगे। ठीक है। तो अभी देखो कि भाई ये सारी प्रॉपर्टीज में से पहली प्रॉपर्टी है ए अल्फा बिलोंग्स टू वी फॉर, देखो ये सिंबल है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। ठीक है, समझ गए। और ये सिंबल है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। थोड़ी बहुत आपको सिंबल्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ देखो क्या बोला गया है कि भाई ए अल्फा, यानी दो नंबर्स का प्रोडक्ट, एक तो ए और एक अल्फा, उनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा वी वेक्टर स्पेस में लाई करना चाहिए। अगर क्या है कि भाई ए तो हमारा फील्ड से उठाया है और अल्फा हमने वेक्टर स्पेस से उठाया है। ठीक है। तो ऐसे ही देखो, ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी क्या होनी चाहिए कि भाई ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, अगर यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हमने वेक्टर स्पेस से उठाए हैं और ए हमने किससे उठाया है, फील्ड से उठाया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। ठीक है भाई, ए अल्फा प्लस ए बीटा आ जाए रिजल्ट। ठीक है ना। और ऐसे ही भाई अगर हम फील्ड से दो एलिमेंट उठा लें और एक वेक्टर स्पेस से उठाएं और उनकी मल्टीप्लाई करें, तो भी वो ए अल्फा प्लस बी अल्फा आना चाहिए। ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि भाई अल्फा यहाँ पे ये समझ लो कोई रूल है एक, ठीक है, या फंक्शन है एक तरीके से, तो उसको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई आ जाए पूरा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन के माध्यम से आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट आ जाओ कि भाई ए बी सी और ए बी अल्फा, ये कौन सा रूल हो गया, ये एसोसिएटिव वाला हो गया, है ना। एसोसिएटिव होना चाहिए भाई। ठीक है। मल्टीप्लाई, ओके, ए बी सी और ए बी सी ब्रैकेट पहले बाद में होना चाहिए। फिर देखो आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, तो 1 इंटू अल्फा बराबर अल्फा होना चाहिए। ठीक है। तो 1 जैसे मैंने आपको कहा फील्ड से उठाना है, और अल्फा कहाँ से उठाना है, वेक्टर स्पेस से। फिर भाई एक इंपॉर्टेंट कंडीशन, जीरो भी होना चाहिए वेक्टर स्पेस में। ठीक है। ज़ीरो भी बिलोंग करना चाहिए। और देखो वी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड हो और प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन हो। ठीक है। प्लस के रिस्पेक्ट में क्या हो, अबेलियन। अबेलियन क्या है वो अभी आपको नीचे क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा। ठीक है।
तो बेटा ये सारे रूल्स हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अभी ध्यान से देखो, हमने क्या देखना है कि भाई वी आर स्क्वायर इक्वल टू भाई एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ये वेक्टर स्पेस है, ठीक है। फील्ड किस पे है, आर सेट ऑफ रियल नंबर पे एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है ना। तो ये चेक करना है कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है, ठीक है। तो देखो पहले चेक करते हैं कि प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन होना चाहिए। तो अबेलियन के लिए ये 5 प्रॉपर्टी देखनी है अपने को, ठीक है ना। जब मैंने कही थी आपको कि भाई अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा, तो ये क्वेश्चन में ही डाल दिए मैंने, ठीक है। तो अबेलियन के लिए क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए। तो देखो भाई यहाँ पे क्या है, एक्स कॉमा वाई, तो एक एलिमेंट एक्स कोमा वाई होना चाहिए। तो हम देखो एक एलिमेंट एक्स कोमा वाई उठाएंगे और दूसरा क्या उठाएंगे, ए कोमा बी, है ना। सारे एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, फील्ड से आएंगे, यानी सेट ऑफ रियल नंबर से आएंगे। तो बेटा एक्स कोमा वाई, ठीक है, और प्लस में ए कोमा बी करो, या फिर ए कोमा बी प्लस में एक्स कोमा वाई करो, है ना। चाहे इस चीज़ को जोड़ो चाहे इस चीज़ को जोड़ो, रिजल्ट तो सेम ही आएगा। तो कम्यूटेटिव है क्योंकि एडिशन है। क्लोजर, क्लोजर का मतलब होता है, किसी को नहीं पता तो बता देता हूँ। देखो क्लोजर का मतलब ये होता है, जैसे इंटीजर को जोड़ो तो इंटीजर को जोड़ोगे तो इंटीजर ही मिलेगा, है ना। जैसे 4 को 5 में जोड़ा तो 9 आ गया, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर। तो क्लोजर का मतलब होता है दो सेट ऑफ नंबर्स को जोड़ा और वो उसी सेट ऑफ इंटीजर से कोई उसी सेट ऑफ नंबर से हमें रिजल्ट मिल गया, तो वो क्लोज्ड होता है उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। जैसे इंटीजर्स प्लस के रिस्पेक्ट में तो क्लोज्ड है क्योंकि इंटीजर ही मिलेगा दो इंटीजर को जोड़ के। लेकिन अगर बेटा ऐसे मान लो डिवाइड के रिस्पेक्ट में ये इंटीजर के अलावा क्यों रेशनल नंबर मिलता है, जैसे कि 1/3 यानी 0.33, है ना, 0.3 पे बार, तो ये एक रेशनल नंबर मिल गया दो इंटीजर को डिवाइड करने पे। तो इंटीजर्स डिवाइड के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड नहीं है, समझ गए। तो ऐसे ही होता है। फिर एसोसिएटिव बता दिया, तो हम तो प्लस के रिस्पेक्ट में देख रहे थे, तो कम्यूटेटिव है, क्लोजर है। एसोसिएटिव वही बेटा ए प्लस बी प्लस सी, पहले यहाँ ब्रैकेट और बाद में ए प्लस बी प्लस सी यहाँ ब्रैकेट। ये तो मैंने जनरल आपको रूल बताया है, ठीक है। यहाँ के रिस्पेक्ट में हमें 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, एक्स वाई कॉमा ए बी कॉमा मान लीजिए सी डी। तो पहले तो इन दोनों को रूल में जोड़ेंगे और फिर इन दोनों, फिर जो रिजल्ट आएगा इन दोनों को जोड़ देंगे। तो बेटा प्लस में एसोसिएटिव भी होता ही है, ये आपको पता ही है, आगे पीछे जोड़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है अबेलियन के लिए आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी यानी भाई आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस हो प्लस के रिस्पेक्ट में, तो आइडेंटिटी तो 0 0 ही होगा, है ना। कि भाई एक्स कोमा वाई में क्या जोड़े कि भाई वो एक्स कोमा वाई आ जाए, तो हमें पता है वो 0 0 ही आएगा। नेक्स्ट है इनवर्स, यानी हर एक एलिमेंट का इनवर्स हो। तो यानी एक्स कोमा, इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, किसी एलिमेंट में क्या जोड़ें, ठीक है, किसी एलिमेंट में क्या जोड़ें कि भाई आइडेंटिटी आ जाए। तो यहाँ के हिसाब से क्या होगा, एक्स कोमा वाई में क्या जोड़ें कि भाई क्या आ जाए, आइडेंटिटी 0 0 थी ना वो आ जाए। तो इसके हिसाब से -x और -y, तो यानी इसमें इन्वर्स भी है। तो जिसमें ये पांचों चीज़ें हैं वो अबेलियन ग्रुप हो जाता है, ठीक है। तो बेटा हमने पहली चीज़ देख ली कि हाँ भाई अबेलियन है। फिर v मल्टीप्लाई के साथ क्लोज्ड है कि नहीं है। देखो ये क्या है, v वेक्टर फील्ड से है। अब ये क्या है भाई, हमने रियल नंबर से ले लिया। अब ये भी रियल नंबर को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रियल ही आएगा, है ना। तो इसकी और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर स्पेस में ही होगा, रियल नंबर ही आएगा, और रियल नंबर आएगा वेक्टर स्पेस में रहेगा तो क्लोज्ड है। यानी हमने क्या, रियल को उठाया, रियल के साथ मल्टीप्लाई करा और रियल ही रिजल्ट आ गया, तो क्लोज्ड है ना। तो बस ये हमारा रिजल्ट यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद बेटा बाकी भी जो मेरी प्रॉपर्टीज़ मैंने ऊपर लिखी थी आप वो देखोगे तो सारी धीरे 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 करके अलाइन आती जाएंगी। जैसे देखो हमने एक एलिमेंट वी से उठा लिया, ओके, और दो उठाए हमने कहाँ से, ए बी, वही ये कहाँ से उठाए, फील्ड से उठाए। फील्ड क्या थी हमारी, रियल नंबर थी। तो हमें चेक करना था ए इंटू एल, और ये भी एलिमेंट उठा लिए x1 y1 और x2 y2, ये भी वी से उठाए। देखो ए इंटू एल्फा बीटा क्या आएगा। अच्छा यहाँ पे ना ये बता रखा है कि एल्फा को तो ये माना हुआ है और बीटा को ये माना हुआ है, ठीक है।
तो अब ध्यान से देखना, ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा को चेक करते हैं। ये आपको याद है ना, ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा आना चाहिए, है ना। तो देखो करते हैं कैसे। भाई ए इंटू अल्फ़ा की वैल्यू रख दी, ठीक है, बीटा की रख दी भाई, ओके। अब उसके बाद क्या होगा, ए को अंदर ये पहले तो जोड़ लो चाहे इनको, x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 हो जाएगा अलग अलग से। x1 के आ जाएंगे, y1 के आ जाएंगे। अब ए को बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कर लिया। तो भाई ये क्या होगा, ए x1 ए x2 और ए y1 ए y2 यहाँ तक आ गया। अब बेटा इसमें से कुछ नहीं करना, अब इसको क्या कहते हैं, दोबारा आप चेंज करके देख लो, ए x1 और ए y1 इकट्ठे आ जाएंगे कोमा लग के, और ए x2 और ए y2 इकट्ठे आ जाएंगे कोमा लग के, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, ए अल्फ़ा प्लस में ए बीटा। तो यानी ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर आ जाएगा, ए इंटू अल्फ़ा प्लस ए इंटू बीटा। ये हमने मल्टीप्लाई करके पूरा शो करके दिखा दिया। तो बेटा वैसे ही ये प्रॉपर्टी अगर प्रूफ हो गई तो अगली भी हो जाएगी। देखो ये वाली, ए प्लस बी इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या था, x1 y1। तो बेटा क्या हुआ, ए प्लस बी x1 है ना, और ए प्लस बी y1। अब देखो x1 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ए x1 प्लस बी x1 और ए y1 प्लस बी y1 है ना। उसके बाद देखो ए x1 और ए y1, एक एलिमेंट यहाँ से ए कॉमन उठा लो, एक बी x1 और एक बी y1, एक यहाँ से बी कॉमन उठाओगे तो x1 y1 हो जाएगा। तो ये क्या है, ए अल्फ़ा और ये क्या आ गया, बी अल्फ़ा, काम ख़त्म। और वैसे ही बेटा बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी प्रूफ होंगी, आप खुद करके देखना। 1 इंटू अल्फ़ा यानी 1 इंटू x1 y1 और 1 इंटू ये कितना आ गया, 1 इंटू x1 और 1 इंटू y1 अल्फ़ा ही आ गया। तो 1 इंटू अल्फ़ा भी अल्फ़ा आ रहा है, समझे। तो सारी प्रॉपर्टीज़ बाकी मैंने आपको अबेलियन में ही दिखा दी थी, कुछ एक आधी तो देख लेना। तो यानी हम कह देंगे कि वी आर स्क्वायर फॉर दिस रिलेशन इज ए वेक्टर स्पेस, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है, ये देखना ज़रूरी है। तो वेक्टर स्पेस क्या होता है, एक सेट ऑफ वेक्टर्स होता है। और यहाँ पर वेक्टर्स को देखो बेटा, अब हम कुछ भी कह सकते हैं। देखो कोई फंक्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर वेक्टर कोई रो मैट्रिक्स हो सकती है और कॉलम मैट्रिक्स हो सकती है। जैसे ये जो आपने अभी देखा है ना, अल्फ़ा का एग्जाम्पल, अल्फ़ा को x1 y1 लिखा हुआ है, तो मैं इसको अल्फ़ा को ऐसे भी तो लिख सकता था, x1 ऐसे छोड़ो, ऐसे देखो x1 y1 और x1 y1 ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए, है ना। एक तरीका ये, एक तरीका ये। तो बेटा अगर ऐसे लिखा है तो इसको रो मैट्रिक्स कह सकते हैं, और ऐसे लिखा है तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं, ओके। तो अब हम थोड़ा सा वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ेंगे ढंग से, और एक दूसरी डेफिनेशन के साथ में। तो बेटा ये ध्यान से रख लेना, वेक्टर क्या हो सकती है, तो रो मैट्रिक्स हो सकती है या कॉलम मैट्रिक्स हो सकती है। आप कॉलम से ज़्यादा करोगे तो ईजी पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी पढ़ते हैं, देखो आगे। तो वी सच दैट आर और वी R1, ठीक है। तो ये क्या होगा, वेक्टर स्पेस ऑफ R1। तो देखो R1 जो होता है वो वन डायमेंशनल स्पेस होता है, यानी जैसे आपकी लेंथ ही है इंडेफाइनाइट, एक्सटेंड हो रही है, तो ये रिप्रेजेंट एक पॉइंट को करती है और एक लाइन को करती है, वन डायमेंशन, ओके, ओनली वन डायमेंशन, या तो पॉइंट या एक लाइन को, ठीक है। यहाँ पर या तो पॉइंट कर लीजिए बेटा, या एक लाइन को कर लीजिए, ठीक है। लाइन ज़्यादा बेटर रहेगा, वन डायमेंशनल स्पेस। और इसमें ना एक ही एलिमेंट होता है x, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ ऐसे आएंगे। देखो भाई पूरे स्पेस के अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे रियल नंबर के, तो सभी पॉइंट्स को यार एक कलेक्टिवली एक लाइन को रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया R1 स्पेस। ऐसे ही वी R2 वेक्टर स्पेस ऑफ R2, तो ये क्या होगा, एक्स वाई, तो यहाँ से दो एलिमेंट आ गए, तो बेटा ये सारे इकट्ठे 1 2 2 10 200 10,000, ये सारे के सारे क्या होंगे, R2 स्पेस से होंगे, ठीक है। और ये देखो मैंने आपको बताया था कॉलम मैट्रिक्स में भी लिखे जा सकते हैं और वैसे भी लिखे जा सकते हैं रो में। तो R2 से हमें वेक्टर स्पेस ऑफ R2 क्या कहते हैं यहाँ पर, कि भाई 2 डायमेंशनल है, ठीक है। R2 यानी 2 डायमेंशनल, यानी एक x और एक y। तो बेटा 2 डायमेंशन में आपको पता है क्या फिगर्स होती हैं, प्लेन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक 2D प्लेन को, और इसमें दो ही एलिमेंट आएंगे, एक x और एक अगला y, जिससे हम किसी भी पॉइंट को, किसी भी वेक्टर को बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ऐसे ही वी R3
ठीक है। तो VR3 यानी वेक्टर स्पेस ऑफ R3। तो बेटा इसमें 3 एलिमेंट आ जाएंगे, 3 एलिमेंट आ जाएंगे तो 3D स्पेस को दिखाएगा, है ना। तो इसमें वेक्टर्स कितने होंगे, 1 2 3 ऐसे करके, 4 5 7 ऐसे करके। और देखो ये ऐसे करके कितना भी एक्सटेंड हो सकता है। ये अपने पूरे 3D स्पेस को दिखाता है और 3 एलिमेंट होते हैं, यानी हमारा जो स्पेस चल रहा है वो इसमें चल रहा है। ठीक है। अब देखो सिमिलरली बेटा ऐसे करके आप VR4 बना सकते हो, उसमें X Y Z और मान लो T टाइम आ जाएगा 3D स्पेस के साथ। तो यही कंसेप्ट से हम सीखते हैं कि भाई n डायमेंशनल स्पेस हो सकता है। ठीक है। वो आपने स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ी हो, किसी ने थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया हो, तो उसमें कहते हैं ना 11 डायमेंशन है वगैरह, तो वो VR11 तक चले जाता है। तो ऐसे ही है, इन चीज़ों को आप देख लेना। ठीक है। तो बहुत सिंपल सी है, ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली चीज़ है नहीं। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आई हो। Rn को देखो, n तक वेक्टर्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं, सारे रियल नंबर। अच्छा किसी को समझ नहीं आ रहा हो ना कि ये क्या लिखा है, तो बेटा देखो बार बार वेरिएबल्स को अलग तरीके से दिखाने के लिए रियल के लिए भी आप यूज़ कर रहे हो R और रेडियस के लिए भी R, तो ये सिस्टम थोड़ा ख़राब लगता है। इसीलिए रियल नंबर के लिए ऐसे बना दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे कर दिया, क्यू को थोड़ा ऐसे कर दिया, ये काट दिए नंबर बीच में से, और फिर ये है वही रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ गए आप। ठीक है। इंटीजर्स को ऐसे दिखा दिया, ओके, कि भाई ये इंटीजर का सेट हो गया Z। तो ये है इस R का मतलब है रियल नंबर, ये जो R आपको दिख रहा है इसका मतलब रियल नंबर्स है। ठीक है। तो Rn स्पेस में देखो n एलिमेंट्स हो गए, या तो आप कॉलम मैट्रिक्स में लिख लो या रो मैट्रिक्स में लिख लो। ठीक है भाई। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की क्लास में वेक्टर सबस्पेस पढ़ेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए वेक्टर सबस्पेस को भी थोड़ा सा आपको एक छोटी मिनट की यानी कम मिनट्स की क्लास में ही कराया जाएगा आपको वेक्टर सबस्पेस भी, ताकि आप धीरे धीरे इनको देखकर अपना डाउट क्लियर कर सको। ठीक है। ज़्यादा यहाँ पर कुछ पढ़ने का है नहीं, वेक्टर सबस्पेस में थोड़ा बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है वो रहेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बहुत ही जल्द।